हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज फिर इकोनॉमिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एग्ज़ाम में आने का 110% चांसेस हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उन प्रश्नों को जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी धन कमाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन हमारे सामने है अमीर बनने के लिए, गलत बात है। दूसरा ऑप्शन है दान देने के लिए, ऐसा तो बहुत कम ही करते हैं, तो ये भी गलत बात है। तीसरा है मानवीय कल्याण के लिए, ये कथन सही है कि मार्शल ने धन कमाने का मुख्य उद्देश्य यही बताया है कि मानवीय कल्याण के लिए धन कमाया जाता है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र के आधुनिक परिभाषा का नाम। तो अर्थशास्त्र के आधुनिक परिभाषा का नाम आप लोग पढ़े होंगे। पहला ऑप्शन ही सही है, विकास केंद्रित सिद्धांत। कहीं कहीं आपको विकास केंद्रित ही मिलेगा, कहीं कहीं विकास केंद्रित सिद्धांत मिलेगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, बड़ी बारीकी से आंसर को पकड़ें कि इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, विकास केंद्रित सिद्धांत। ऐसा क्यों? तो क्योंकि अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में विकास की ही बात की जाती है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्रक हो यानी प्राथमिक सेक्टर हो, या द्वितीयक सेक्टर हो, या तृतीयक सेक्टर हो। इन तीनों सेक्टरों में ऑलवेज विकास की बात की जाती है। इस वजह से अर्थशास्त्र का जो आधुनिक परिभाषा है, मॉडर्न डिफिनेशन है, वो है विकास केंद्रित सिद्धांत। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र में चुनाव यानी चयन की समस्या किस कारण उत्पन्न होती है। ये मुखिया चुनाव नहीं है, ये चयन की समस्या है अर्थशास्त्र की। तो चलिए इनमें देखते हैं कि किन कारणों से अर्थशास्त्र में चुनाव करना पड़ता है। तो चुनाव करने का कंडीशन क्या है, सबसे पहले इस बात को समझ लेंगे। मान लीजिए कि आपकी ज़रूरतें काफ़ी अधिक है, आपकी ज़रूरतें काफ़ी अधिक है कि 10 चीज़ों की आपको ज़रूरत है, 10 चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, लेकिन उपलब्ध दो ही चीज़ है, तो उन 10 में से ये 2 हो सकता है, इन 2 में से कोई एक लेकर के आपको काम चलाना पड़े। तो यही तो आपने इन 10 में से पहले 2 का सिलेक्शन किया, उन 2 में से फिर 1 का सिलेक्शन किया, यही तो चुनाव है। यानी देखते हैं कि सर हमारी सबसे पहले कि हमारी ज़रूरतें काफ़ी अधिक है, ये हमारी ज़रूरतें हैं और ये हमारी साधन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि असीमित आवश्यकता के कारण। ये भी सही बात है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकता है, वो असीमित है कि ये कभी रुकता ही नहीं। कि मान लीजिए आज हमारे पास बाइक है तो कल 4 व्हीलर लेने की इच्छा हो जाती है, परसों हवाई जहाज़ लेने की आवश्यकता हो जाती है, लेकिन क्या हम लोग ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। रीज़न क्या है कि साधन हमारे पास सीमित है। साधन यहाँ साइकिल खरीदने का नहीं है और हम लोग चलते हैं हवाई जहाज़ खरीदने के लिए। तो ये टर्म याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था में चुनाव यानी चयन की समस्या जो उत्पन्न होती है वो असीमित आवश्यकता और सीमित साधन के कारण, यानी ये दोनों आंसर मेरा सही है। यानी हमारा ऑप्शन ये भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन सी, क्योंकि उपरोक्त दोनों के कारण। कि सही बात है कि चुनाव तभी हमको करना पड़ता है जब हमारी ज़रूरतें काफ़ी अधिक होता है और साधन नहीं होता है, तो उनमें से कुछ को लेकर के काम चला लेते हैं। तो कुछ को लेना ही तो चुनाव है। तो अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि बुनियादी तौर पर उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। तो ये तो सिंपल सी सवाल है, एक तो है नहीं, 2 भी है नहीं, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है कि उपयोगिता जो है वो
3 प्रकार की है, उस आप लोग सब पढ़े होंगे। एक तो सर क्या, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। दूसरा क्या सर, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। और तीसरा क्या सर, औसत उपयोगिता यानी एवरेज यूटिलिटी। तो ये मेरा 3 उपयोगिता है। अब चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, यह कथन किसका है। चलिए, ये वाली जो चुनमुन सी बात है ये किसने कहा है, तो यह कथन है किसका। तो ये कथन ये चुनमुन सी लेडी का है। ये जो श्रीमती रॉबिन्सन है, ये जो श्रीमती रॉबिन्सन है, इसी का ये कथन है। इसी ने कहा है अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। अब मार्शल ने तो ये कल्याण संबंधी परिभाषा दिया है। मार्शल ने क्या दिया है, कल्याण संबंधी परिभाषा दिया है। एडम स्मिथ ने क्या दिया है, धन संबंधी परिभाषा दिया है। और ये चुनमुन सी लेडी ने कौन सी परिभाषा दिया है, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान यानी चयन संबंधी परिभाषा दिया है। तो चलिए, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने एक 54 सी सवाल। देखिए ये क्या कह रहा है, तो उत्पादन एक प्रक्रिया है। उत्पादन क्या है, एक प्रक्रिया है, मेथड है, जिसके द्वारा सृजन किया जाता है। जिसके द्वारा किस चीज़ का सृजन किया जाता है, तो इनमें मांग का नहीं बाबा, पूर्ति तो एकदम नहीं, बाजार ये कौन सी मजाक है, ये भी नहीं है। फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन डी है, उपयोगिता। फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन डी। यानी उत्पादन होता क्या है कि मान लीजिए ये आपके पास एक कपड़े का सीट है। क्या है, कपड़े का सीट। ये रहा कपड़ा, एक कपड़े का आपके पास सीट है। इस सीट को आप लेके गए दर्जी के पास, यानी जिसको ट्रेलर कहते हैं। आप ट्रेलर के पास इसे लेके गए, उसने इस कपड़े के सीट से क्या तैयार कर दिया, शर्ट तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया, शर्ट। तो दर्जी ने आखिर इस सीट के साथ ऐसा क्या कर दिया जो ये पहले उपयोग में नहीं था लेकिन ये अब उपयोगी हो गया। तो इसने क्या किया, इस कपड़े की उपयोगिता को, इस कपड़े की उपयोगिता को बढ़ा दिया। क्या कर दिया, कपड़े की उपयोगिता को बढ़ा दिया। और उपयोगिता बढ़ाना ही उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता बढ़ाना ही क्या कहलाता है, उत्पादन। तो सवाल कह रहा था कि उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या सृजन किया जाता है, तो उपयोगिता सृजन किया जाता है। कैसे, ये कपड़ा उतना उपयोगी नहीं था, बस इसकी थोड़ी सी उपयोगिता को बढ़ा दिया गया तो एक नई चीज़ का उत्पादन होकर आया। पहले कपड़ा था, अब ये शर्ट का उत्पादन हो गया। उसी कपड़े से क्या उत्पादन हो गया, शर्ट का उत्पादन हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, उपयोगिता यानी ऑप्शन डी। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है 7। क्या कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, एवं जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यह अवधारणा है। ये तो बच्चा जानता होगा कि सर ये तो मांग के नियम है। क्या है, मांग के नियम। कैसे, तो चलिए ज़रा मांग वक्र हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारे सामने मांग वक्र। इधर आपका प्राइस होता है, नीचे मांग की मात्रा होती है जिसे हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। नीचे क्या होती है, मांग की मात्रा जिसे क्यू से दर्शाते हैं। और ये रहा आपका मांग वक्र। मांग वक्र में मान लीजिए ये P है, ये Q है। तो P प्राइस पर हम लोग Q वस्तु की मांग करते हैं, और जब प्राइस बढ़ जाती है, P से P1 हो गया, तो देखिए मांग जो है वो घट करके Q से
Q1 हो गया, और जैसे ही प्राइस घट के P2 हो जाएगा, प्राइस P1 से घट करके P2 हो जाएगा, तो मांग Q1 से बढ़ करके Q2 हो जाएगा। तो क्या देखे हम लोग कि कीमत अगर बढ़ा तो मांग घटा, और कीमत अगर घटा तो मांग बढ़ा। यानी ये दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। किसमें सर? प्राइस एंड डिमांड, यानी कीमत और मांग में कौन सा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है कि अगर एक घटेगा तो दूसर बढ़ेगा, और दूसर जब बढ़ेगा तो एक घटेगा, और उसमें मुख्य है प्राइस। इसी पर डिपेंड होता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा, और अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा। यही तो मांग का नियम है। याद रखना कि मांग और कीमत के बीच कौन सा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। हमेशा याद रखना, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे सामने है कि यदि मांग फलन D = 50 - 2P है, यानी मांग का जो फंक्शनल रिलेशन है वो दिया हुआ है कि D = 50 - 2P है, एवं वस्तु की कीमत 15 है, तो मांगी गई मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है कि वस्तु की कीमत यानी P = तो हमें दे ही दिया है कि 15 है, तो चलिए फॉर्मूला में बिठा दीजिए। D = 50 - 2 गुना P के स्थान पर कितना बिठाना है? P के स्थान पर 15, तो गुना 15 बिठा दीजिए। अब हो गया 50 - 15 दूनी 30, तो 50 में 30 गया, कितना बचा? 20। यानी मांगी गई मात्रा कितनी है? 20, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। ये सवाल कह रहा है कि सीमांत उत्पादन को दर्शाता है। ये तो रोज रोज हम लोग पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं इस सवाल से। हर जगह ये कहीं ना कहीं टपक ही जाता है। ये क्या बतला रहा है कि सर सीमांत उत्पादन, ये तो कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर होता है, और डेल्टा क्या है सर? यही तो परिवर्तन है। डेल्टा क्या है? परिवर्तन है। तो परिवर्तन की दर किसमें? कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाएगा? सीमांत उत्पादन। इसका मतलब ऑप्शन ये मेरा करेक्ट है। ऑप्शन बी भी लग रहा है करेक्ट, क्योंकि देख लीजिए कि अगर मान लीजिए 4 पर हम 10 चीज़ों का उत्पादन कर पाते हैं, कि मान लीजिए 4 संसाधनों की मदद से 10 चीज़ों का उत्पादन कर पाते हैं, और 5 संसाधनों की मदद से 14 चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, तो इकाई यूनिट पे परिवर्तन हमारे सामने कितना आया? कितना परिवर्तन आया? 4 का। यही ये दर्शा रहा है कि ये है सर TPN-1 और ये है TPN, कि इनमें हम लोग पहले निकाले कि हमारा आंसर 4 आया। अब इसके अकॉर्डिंग आप बैठा के निकाल लीजिए कि ये जो पीछे वाला होता है वो होता है TPN-1, और आगे वाला होता है TPN। तो आराम से देख लीजिए, बैठा के निकाल लीजिए। 14 - 10 कितना आया? तो 4। यहाँ भी 4 निकाले थे, यहाँ भी 4 ही आया। यानी ये फॉर्मूला भी मेरा यही चीज़ है जो यहाँ दर्शा रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, यानी ये ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा कि सर सीमांत उत्पादन MP = डेल्टा TP/डेल्टा L भी होता है, और MP = TPN - TPN-1 ये भी मेरा करेक्ट होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? अरे बाप रे, ये क्या पूछा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? ऑप्शन ही बता देगा कि हम किसका फलन है। कीमत का, ये तो गलत बात है। चर्चा हो रही है
उत्पादन का, तो उत्पादन के लिए जरूरी है सर साधन। उनमें से पूंजी हो गया, स्थिर हो गया, परिवर्तनशील, यानी कोई ना कोई साधन ही चाहिए। तो कीमत तो फिलहाल हमें चाहिए नहीं। दूसरा कंडीशन हमारे पास उत्पत्ति के साधनों का, करेक्ट आंसर तो यही है। मैंने क्या कहा कि फलन के लिए साधन जरूरी है, तो साधन हमें मिल गया। मेरा करेक्ट आंसर उत्पत्ति के साधन है। अब आगे देखते हैं। आगे ये रहा आपके सामने, कहता एकाधिकार बाजार में विक्रेता की प्रकृति होती है, यानी विक्रेता की कौन सी नेचर होती है? वो एक फर्म होता है, सही बात है। एक कीमत निर्धारक होता है, सही बात है। एक उद्योग भी होता है, सही बात है। क्योंकि जो एकाधिकार बाजार होता है वहाँ पर एक ही आदमी का अधिकार चलता है, वहाँ पर एक ही आदमी का क्या चलता है? अधिकार चलता है। एक ही मैन का क्या चलता है सर? अधिकार। यानी यही जो है ये कीमत भी तैयार करेगा, ये बेचेगा भी, यानी सेल भी करेगा, और ये प्रोड्यूस भी करेगा। सारी चीज़ें अकेले करेगा। अब कीमत निर्धारक क्या होता है सर? यानी ये बेचने वाला एकलौता है, तो चीज़ों को ये काफ़ी अधिक मूल्य पर भी बेच सकती है और काफ़ी कम मूल्य पर भी बेच सकती है। इसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर है ए बी सी तीनों फॉलो हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी सही है। यानी एक बाजार में विक्रेता की नेचर क्या होता है? वो एक फर्म भी होता है, कीमत निर्धारक भी होता है और उद्योग भी होता है। अब आगे देखते हैं। कहता सर 12 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? उपयोगिता, अभी हम लोग बहुत अधिक चर्चा की है उपयोगिता पर। उपयोगिता क्या करती है सर? कि हमारी ज़रूरतों को ये पूरा करती है। तो देखते हैं कहाँ पर कि सुख, ऐसा कुछ चीज़ उपयोगिता में नहीं है। आनंद, ये भी नहीं है। आवश्यकताओं की संतुष्टि, ये सही बात है कि सर जो भी हमारी आवश्यकता है, जो हमारी ज़रूरत है, उसे पूरा करने का काम किसका है? उपयोगिता का है। किसका है? यूटिलिटी का। तो करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने ये रहा प्रश्न, कहता परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? पहले भी देखे हैं हम लोग कि सर साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में, मान लीजिए 5 ये रहा आपके पास साधन, तो 5 साधन से आप 50 चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? उत्पादन कर रहे हैं। और 6 चीज़ों से आप 60 का उत्पादन कर रहे हैं। तो एक अतिरिक्त, जब भी एक अतिरिक्त की बात आ जाए तो आँख मूंद के सीमांत को गोली मारना है। तो देखिए आपके सामने एक अतिरिक्त इकाई साधन का इस्तेमाल किए तो हमारे कुल उत्पादन में कितने का परिवर्तन आया? यानी डेल्टा टीपी, ये यहाँ लिखते हैं कि डेल्टा टीपी बराबर 10 का डिफरेंट आ गया। डेल्टा टीपी बराबर कितने का डिफरेंट आ गया? 10 का। वही तो बोल रहा है कि साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को, दर सर प्रति इकाई जो परिवर्तन आया वही तो परिवर्तन की दर है। और जब भी प्रति इकाई पर बात होता है तो क्या बोले? गोली किसको मारना है? सीमांत को। तो चलिए मेरा करेक्ट आंसर हो गया सीमांत उत्पादन। अब आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। क्या कहता है ये कि निम्न में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। निम्न में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण समझते हैं। आर्थिक क्रिया क्या? मित्र की शादी में शामिल होना, ये लो, ये कोई आर्थिक क्रिया हुआ। दूसरा चलिए ऑप्शन बी, पूजा करना, ये भी आर्थिक क्रिया नहीं है। पिकनिक पर जाना, ये आर्थिक क्रिया नहीं, लेकिन मौज लेना जरूर है। अब चलिए अगला सवाल कह रहा है ऑप्शन डी, वस्तुओं का विनिमय। ये तो करेक्ट आंसर है कि सर आर्थिक क्रिया में वस्तु का लेन देन होता है, कि हम कुछ वस्तु आपको देते हैं, आप कुछ वस्तु मुझे देते हैं, या वो पैसे के मुद्रा के रूप में लेन देन हो या वस्तु के रूप में लेन देन हो, तो वो आर्थिक क्रिया है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा।
अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान होगा। यानी बोल रहा है कि ये मांग वक्र आपके सामने है, ये क्या है, मांग वक्र। और मांग वक्र के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसमें जो रेखा होता है, मांग वक्र में जो रेखा होता है, उन रेखा पर क्या कंप्लीट रेखा पर एक ही जैसा मान होता है। याद रखिएगा, इस रेखा पर 5 कंडीशन होता है। ये तुम्हारा डिमांड मांग वक्र यार, इस पर कंडीशन होता है 5। कितना कंडीशन होता है, 5। यहाँ आपका ED बराबर 1 होता है। ED बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक कंडीशन यहाँ होता है, एक कंडीशन यहाँ होता है, एक कंडीशन यहाँ होता है और एक कंडीशन यहाँ होता है। तो याद रखिएगा, मांग वक्र की रेखा पर कितना कंडीशन, 5। अब मन में सवाल उठता होगा कि सर ये 5 कंडीशन बता दीजिए। तो चलो मैं बताता हूँ कि सर यहाँ ED बराबर 1 है और यहाँ जो होता है वो ED यानी मांग की लोच जो होता है यहाँ इन्फिनिटिव होता है, और यहाँ जो मांग की लोच होता है वो सर 0 होता है। वो क्या होता है, 0। और इस जगह पर ED यानी मांग की लोच ग्रेटर देन 1 होता है, और इस जगह पर ED यानी मांग की लोच लेस देन 1 होता है। अब दिमाग में आता होगा सर ये इन्फिनिटिव क्या है, ये लेस ग्रेटर देन क्या है, ये इक्वल टू क्या है, ये लेस देन क्या है, ये 0 क्या है। तो एक कंडीशन इसको समझ लेंगे कि सर जो इन्फिनिटिव होता है वो पूरी तरह यानी पूर्णतः, वो सर पूर्णतः बेलोचदार मांग होता है। क्या होता है, पूर्णतः बेलोचदार मांग होता है। ऑप्शन डी जो 1 से अधिक होता है, ED का वैल्यू अगर 1 से अधिक है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये अधिक लोचदार, ये क्या हो जाएगा, अधिक लोचदार या लोचदार, दोनों इसको कहेंगे, अधिक लोचदार या लोचदार। ये बेचारा ED बराबर 1 है तो इसको सम लोचदार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सम लोचदार कहते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि ED सर मांग की लोच 1 से कम रहा, तो ये लेस देन है यानी 1 से कम रहा, तो इसको बोलेंगे कम लोचदार। इसको क्या बोलेंगे, कम लोचदार या सिर्फ बेलोचदार बोलेंगे। सिर्फ क्या बोलेंगे, बेलोचदार। अब अगला सवाल हमारे सामने है ये पूर्णतः लोचदार। ये क्या होता है सर, पूर्णतः लोचदार। तो ये 5 कंडीशन मैंने आपको बता दिया, तो बढ़िया से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। अब देखते हैं, तो हमारे सामने देखिए एक रेखा पर कितना सारा कंडीशन आया, यानी स्थिति बदलते रहता है। तो ऑप्शन है 1 समान रहता है, नहीं 0 होता है, नहीं 0 भी होता है, हीरो भी होता है, बदलते रहता है। ये सही बात है कि सर आंसर जो है इस रेखा पर बदलते रहता है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रसगुल्ला की कीमत कम होने पर गुलाब जामुन की मांग क्या होती है। कि अगर सर इसका कीमत घट गया तो गुलाब जामुन की मांग क्या होगा, सर फाइनल है घट जाएगा। रीज़न क्या है सर, कि मान लो गुलाब जामुन भी मिल रहा है 5 रुपये का और रसगुल्ला भी मिल रहा है 5 रुपये का। अब एकाएक क्या हुआ कि ऑफर निकला रसगुल्ले 3 रुपये का। रसगुल्ले कितने रुपये का सर, 3 रुपये का। तो आप क्या गुलाब जामुन खाएंगे, नहीं, सीधा टूट पड़िएगा रसगुल्ला पर कि यहाँ तो बाबू 10 में 2 मिलेगा और यहाँ 10 में 3 प्लस मिलेगा। तो इसलिए रसगुल्ला का मांग बढ़ जाएगा, लेकिन गुलाब जामुन का मांग घट जाएगा। तो देखते हैं क्या कहता है, गुलाब जामुन की मांग कम होती है, यानी ऑप्शन ये हमारा सही है। तो चलिए अगला सवाल हमारे सामने है 17। क्या कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से किसकी
कीमत को मजदूरी कहा जाता है। ये कोई सवाल है? ये तो मन करता है इसको दौड़ा दौड़ा के मारे हम खेत। ये सवाल देखो कितना सिंपल सी है कि मजदूरी किसको कहेंगे, मजदूर की वेतन को मजदूरी कहते हैं। बुद्धू ऐसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। तो चलो देखो नंबर ऑप्शन ए में हमारे पास भूमि, ये तो होता ही नहीं है। मकान, ये तो होता नहीं। श्रम, ये ही तो मजदूर होता है। और इसी की कीमत को क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है ये कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है? तो कीमत स्वीकारक, क्योंकि सर विक्रेता तो जो बेचता है कीमत तो वो निर्धारित करेगा ना कि हम कितना पर बेचेंगे। तो जो विक्रेता होता है सर वो कीमत निर्धारक होता है। वो क्या होता है? कीमत निर्धारक। लेकिन जो क्रेता होता है ये बेचारा खरीदने वाला होता है, यही होता है तुम्हारा स्वीकारक। ये होता है कीमत स्वीकारक, क्योंकि ये बोल दिया कोई सामान कि 50 रुपये से कम में नहीं बेचेंगे, तो और इस बेचारे को लेना ज़रूरी है तो इसे 50 रुपये पर ही लेना पड़ेगा, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए क्रेता हो जाता है कीमत स्वीकारक। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, और ये सवाल है यदि बाज़ार में फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो पूर्ति, देखो एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है कि फर्मों सर, मान लीजिए कि फर्म ए द्वारा 10 चीज़ों की पूर्ति होती है बाज़ार में, और इसका एक पार्टनर आ गया फर्म बी, ये भी मान लीजिए 8 चीज़ों की पूर्ति करती है। एक और पार्टनर आ गया सी, ये भी मान लीजिए 12 चीज़ों का पूर्ति करती है। तो देखें सर कि अगर फर्म बढ़ा, पहले 1 था तो 10 हुआ, 2 था तो 18 हो गया, जब 3 आया तो सर पूर्ति क्या हो गया? 30 हो गया। पहले कितना होता था? जब अकेले ए था तो सर पूर्ति सिर्फ 10 था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर सर फर्मों की संख्या बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ गई। तो पूर्ति भी क्या हुई सर? बढ़ गई, यानी बढ़ जाएगी। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। अब ये लास्ट सवाल हमारे सामने है और इसका ताबड़तोड़ इलाज आप लोगों के पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? हे भगवान, ये प्रति इकाई कितना सिंपल सी बात कर दिया कि सर आप पहले भी बोले हैं कि जब प्रति इकाई की बात है यानी हर एक चीज़ का, तो हर एक चीज़ जो होता है सर वो हम लोग उधर सीमांत के रूप में जानते थे, लेकिन यहाँ तो सर सीमांत में दर्शन ही नहीं है। तो चलिए उस नेचर में कौन है देखते हैं कि मान लीजिए कि 10 चीज़ों का मूल्य सर 50 रुपये है। 10 चीज़ों का मूल्य कितना है? 50 रुपये है। तो एक चीज़ों का मूल्य क्या हो जाएगा? तो एक चीज़ों का मूल्य क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर मैंने इसका औसत निकाल दिया, एवरेज, कि 50 को सर 10 से भाग दे दिया तो तुरंत मेरा आंसर 5 आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे सर मालूम था कि 10 का मूल्य पड़ रहा है 50, तो 1 का निकालने के लिए हम भाग दे देते हैं, यानी उसका सर औसत निकाल देते हैं। तो हमारे पास आंसर है औसत लागत। क्या आंसर है सर? औसत लागत। तो चलिए ये हमारा मज़ेदार 20 प्रश्न और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण था आप लोगों के सामने मैंने परोस दिए। अब जिस को लूट के कूट के खाना है खाइए और जाके एग्ज़ाम हॉल में तबाही मचा के आइए। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और फिर नेक्स्ट डे इसकी अगली कड़ी लेकर के आप लोगों के सामने आता हूं। तब तक आप लोग मज़े में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी
करते रहिए और हमारे चैनल को भी ग्रो करते रहिए, यानी लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग मिजाज में रहिए। टाटा, बाय बाय।